सलाम नमस्ते। मैं हूं मोहिनी कश्यप। सलाम भारत पर आपका स्वागत है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार विपक्ष भी मजबूती से उभरा है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि यह सरकार बैसाखियों की सरकार है और 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आज की चर्चा में हम सलाम भारत के राजनीतिक पत्रकार AQ खुर्रम जी से जानेंगे कि क्यों इस सरकार को बैसाखियों की सरकार कहा जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। विपक्ष इसे बैसाखियों की सरकार बता रहा है, तो बैसाखी की सरकार से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है उसका? देखिए, इस बार जो सरकार बनी है 2024 में लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए वो किसी भी एक पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं आए, यानी कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है और सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरी है उसकी महज 240 सीटें आई, यानी कि 32 सीटें उसकी कम रह गई। तो इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं वो भाजपा की सरकार नहीं बनी है बल्कि एनडीए की सरकार बनी है। चुनाव से पहले ही दो गठबंधनों ने चुनाव लड़ा पूरे देश में। एनडीए गठबंधन जिसको जो कि भाजपा के नेतृत्व में था, दूसरा इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में था। तो इंडिया गठबंधन में 26 से ज़्यादा पार्टियों ने चुनाव लड़ा पूरे देश में, क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई थी। वैसे ही एनडीए गठबंधन में भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उनके साथ में 30 से भी ज़्यादा पार्टियां थी। नीतीश कुमार की जेडीयू हो गई, कर्नाटक की जेडीएस हो गई और आंध्र प्रदेश की टीडीपी हो गई और रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी जो चिराग पासवान है वो है लोक जनशक्ति पार्टी पासवान। इस तरह से बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो बहुमत जो इस बार मिला 293 सीटों का, वो मिला एनडीए को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसलिए ये है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई, बाकी जो 32 सीटें कम पड़ रही बहुमत के लिए वो उनके घटक दल यानी जो उनके साथी दल हैं उनकी सीटों के समर्थन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। सारी सीटें भाजपा की होती 272, तो वो उनकी अपनी सरकार होती। अभी बैसाखियों की सरकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके घटक दल उनके साथ हैं, तो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि गठबंधन को बहुमत भले ही मिला है लेकिन पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो घटक दल हैं उनके, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है या आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सीएम है, उनकी पार्टी है टीडीपी, तो ये कयास लगाया जा रहे हैं कि वो कभी भी अपनी किसी बात पे नाराज होके या सहमत होके या असहमति पे किसी भी बिल पे या किसी भी मुद्दे पे, सरकार के फैसले पे असहमत होके वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर सकती है। इसलिए इसको बैसाखियों की सरकार कहा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई है वो भाजपा की 240 सीटें आई हैं, एक नंबर की पार्टी है। अपोजिशन जो है वो 99 सीट आया है कांग्रेस का, 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, 29 सीटें आई हैं ममता बनर्जी की पार्टी की। तो इस तरह से अलग अलग सीटें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और वो मजबूती से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये है खतरा है कि हाँ भाई मजबूती तो है लेकिन नंबर जो है हमें साबित करना पड़ता है सदन में। तो 272 सीटों के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है 32 सीटों की, इसलिए वो उसके सहारे जरूर हैं लेकिन मजबूत स्थिति में है। विपक्ष तो अभी भी कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री की जो सरकार है, जो बैसाखियों की सरकार है, वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तो उस चीज में कहाँ तक सहमत है? देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो हमेशा खतरा बना रहता है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे घटक दल हैं हमें उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है, उनकी राय मशवरों से सारे काम करने पड़ते हैं। अब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो उनकी 283 सीटें आई, यानी कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद में 2019 में सरकार बनी तो सिर्फ भाजपा की 303 सीटें आई, तब भी उन्हें पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें थी। तो उन्हें कोई भी फैसला लेने के लिए किसी दूसरी पार्टी से सहमति लेने की या उसको मनाने की या उसे अपने पक्ष में करने की जरूरत नहीं थी। जैसे धारा 370 उन्होंने हटाई, उसके लिए वो बहुत ज्यादा अपना गुणगान करते हैं कि हमने धारा 370 हटा दी कश्मीर से। तो उसमें अगर गठबंधन की सरकार होती तो शायद वो ये काम नहीं कर पाते। या एनआरसी सीए का जो बिल आया है, पूरे देश में देशव्यापी हंगामा हुआ,
तो जी, वहाँ पे उनको सोचने की या किसी को दूसरे दल को मनाने की ज़रूरत जी, नहीं पड़ी। तो इसलिए ये था कि वो फैसले धड़ाधड़ ले रहे थे। किसानों के लिए भी बिल बनाया उन्होंने, उसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ, उसके बाद मोदी जी ने वापस लिया। तो वो चीज़ होती तो घटक दल पहले ही कर सकते हैं। अब जो घटक दल हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी है या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है या और पार्टियां जितनी भी हैं, छोटी-छोटी पार्टियां हैं, या जेडीएस है कर्नाटक की, तो इस तरह से ये अपनी शर्तों के हिसाब से भी रखेंगे, सहमति असहमति के। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कभी भी समर्थन वापस लेके सरकार गिराई जा सकती है। दूसरी बात, ये बैसाखियों की पहली सरकार नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जी, 2004 में प्रधानमंत्री बने, वो भी गठबंधन की सरकार थी, यूपीए उनके गठबंधन का नाम था। और 2009 में दोबारा से प्रधानमंत्री वो बने, वो भी गठबंधन की सरकार ही थी। तो मुद्दों पे बहस भी हो सकती है, सहमति असहमति होके सरकार गिरने की चांसेस बने रहते हैं। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उनको पलटू राम के नाम से हाँ, जाना जाता जी, है। तो बिहार में ही वो कई बार इधर-उधर कर चुके हैं, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी जो है आरजेडी के साथ चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ही बने रहते हैं। तो उनसे उम्मीद रख रहा था विपक्ष कि वो हमारी तरफ आ जाएँ तो हम एक मजबूत हो जाएँ, क्योंकि विपक्ष की भी 234 सीटें आई हैं। तो भी इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष का पूरा, उसकी भी 234 आई हैं, लेकिन वो भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। तो वो सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन विपक्ष इस वक्त जो है लोकसभा में मजबूत स्थिति में जरूर है। तो जैसे ये बैसाखियों की सरकार है, अभी तक मोदी जी की अपनी सरकार रही, तो वो जो भी फैसले लेते थे, अपने आप से लेते थे। तो आगे उनको फैसले लेने में भी कोई कठिनाइयाँ हो सकती हैं? कठिनाइयाँ तो मतलब नहीं हो सकती या हो भी सकती हैं, वो 2 तरह की बात है। बट सहमति-असहमति होती है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा होती जी, है। तो वही एक खतरा है कि अगर विचारधारा मैच नहीं करेगी, तो समर्थन वापस ले सकती जी, हैं जो घटक दल की पार्टियाँ हैं। तो इसलिए उन्हें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी बाकी के जो हैं। हालाँकि इतनी कमज़ोर सरकार नहीं है जितनी कि विपक्ष ने नतीजे आने के बाद कहा था कि नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, वो गृह मंत्रालय, रक्षा जी, मंत्रालय या बड़े-बड़े मंत्रालय वो माँग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये भी उड़ा कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का पद माँगा है कि स्पीकर हमें दो। तो जी, वैसा भी नहीं है। स्पीकर भी भाजपा का बना है, ओम बिरला जी बने हैं, और जो मंत्री हैं, बड़े-बड़े मंत्रालय रखे गए हैं, वो भी सब भाजपा ने अपने पास ही रखे हैं। कैबिनेट में उन्होंने मंत्रियों को जगह दी है। और जो पार्टियां उनकी चुनाव नहीं भी लड़ी, गठबंधन में उनके साथ थी लेकिन वो कहीं चुनाव नहीं लड़ी, उनके नेताओं को भी मोदी जी ने जो है वो मंत्री परिषद में जगह दी है, मंत्री बनाया है। रामदास अठावले हैं महाराष्ट्र के, उनकी आरपीआई पार्टी है, तो उसने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी। तो गठबंधन को वो साथ में लेके चल रहे हैं, 2014 में भी लेके चले थे और 2019 में भी लेके चले थे। तो अब उन्हें, जब वो कमजोर स्थिति में है 2024 में, तो वो उनके घटक दल उनके साथ में लगभग लगभग खड़े हैं और पूरे समर्पण के साथ खड़े हैं। और सभी जी। घटक दल के प्रमुख नेताओं का ये कहना है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे और जैसे मोदी जी कहेंगे वैसे हम उनके पीछे हैं। तो आज हमने जाना कि इस बार की मोदी सरकार को बैसाखियों की सरकार क्यों कहा जा रहा है। अगर 2 या 2 से अधिक पार्टियां गठबंधन करके सरकार बनाती हैं, तो उसको आम भाषा में बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कहते हैं। आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। फिर से हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। सड़क से संसद तक की हर खबर के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।